दिया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया, वही मौक़िफ़ आज मियां साहब का भी था। जब तक PDM के पॉइंट्स पे PDM खुद अमल नहीं करेंगे, हमारा उसका हिस्से बने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कन्फ्यूजन का शिकार है, डिवीजन का शिकार है। वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और आवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के गुज़श्ता रोज 4.5 घंटे तवील इजलास में पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर अपोजिशन को अलग अलग रखने के साथ साथ एहतजाजी जलसों और अवामी राबता मुहिम का एक मरतबा फिर से एक तवील प्लान दे दिया गया है। क्या पार्लिमान से बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वजाहतें तलब करने वाली PDM पार्लिमान के अंदर उसी पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लेगी? क्या अपोजिशन पार्लिमान के अंदर हुकूमत को बजट मंजूर करवाने में टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएगी, या हुकूमत बिना किसी रुकावट और चैलेंज तीसरा बजट भी कामयाबी से पास करवा लेगी? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का आज के प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल है कि PDM का तवील अरसे बाद तवील इजलास नतीजा क्या निकला? आज का पाकिस्तान का दूसरा सवाल है PDM से पीपल्स पार्टी और ANP का पत्ता साफ। क्या PDM इत्तेहाद में भी मुफादात की सियासत हो रही है? और आज का तीसरा सवाल है, क्या बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और PDM एक पेज पर होंगे? इन तमाम तर उमूर पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अली गौहर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बतौर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और बतौर कारकुन मुस्लिम लीग नून, आपकी नज़र में वाज़ेह हिकमत अमली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, मुज़ाहमत की है या मुफाहमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल एक बड़ी क्लियर बात है। कल मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, आपकी नज़रों से भी गुजरा था कि मरियम नवाज साहिबा से यही सवाल किया गया जो आपने मुझसे किया है। तो उन्होंने कहा कि मज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी। मकसद ये है कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से प्लेट में रख के नहीं दी जाती। ठीक है। ये जो हमारी तहरीक है, जिस PDM एक तहरीक का नाम है, और उसका असल मकसद ये है पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी, और जो पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान का आइन और कानून उसको वोट देने का हक देता है, जो कि उससे छीन लिया गया है। और अब इलेक्शन जो हैं वो भी एक बराए नाम एक बन के रह गए, एक चीज़ रह गए। और आपको पता है कि वोट को चुरा लिया जाता है, डब्बे को चोरी कर लिया जाता है, और पाकिस्तान की आवाम का हक जो है वो बुनियादी हक उनसे छीन लिया गया है। उस हक को बहाल करवाना, और जिस तरह से आपने देखा कि इस सारे सिलसिले में जिस तरह से जुडिशली पर कदगन लग रहा है, जिस तरह से सहाफ़ियों को आपने देखा कि रोज़ वाक़यात हो रहे हैं कि जो सहाफ़ी भी हक की आवाज़ बुलंद करता है उसकी मार पिटाई शुरू की जाती है, या उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है। सियासतदानों को पाबंदी। अच्छा अली गौहर साहब, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का बयान कल जो हुआ आपने कोट किया। अब मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। शहबाज शरीफ साहब टॉक शोज़ में अपने इंटरव्यूज़ में ये बात करते हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और वो कहते हैं कि अगर उन्हें पाँव भी पकड़ना पड़े नवाज शरीफ साहब के इस बात पर राज़ी करने के लिए तो करेंगे। तो फिर कन्फ्यूजन तो यहीं से पैदा हो जाती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक लाइन ले रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा दूसरी लाइन ले रही हैं। नहीं, देखें, लाइन एक ही है। लाइन किसकी है? और इस चीज़ का सबसे पहले और कई बार इयादा जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं कि हमारे तमाम के कायद इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब वो मियां नवाज शरीफ है। तो बयानिया किसका चलेगा? बयानिया तो शहबाज शरीफ साहब का चलेगा। आप एक बिजनेस हाउस में इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ। आपसे अगर तजावीज़ ली जाए तो आप तजवीज़ देंगे, लेकिन जो आपके चीफ एग्जेक्टिव है फैसला एंड पे वही करेंगे कि कौन सा चलना है। आपकी तजवीज़ दूसरे लोगों की तजवीज़ से मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी पार्टी है। शहबाज शरीफ साहिब समेत मरियम नवाज साहिबा, हमारे दीगर सीनियर जो कायदीन हैं, उसके अलावा हमारे आम कारकुन से लेकर टिकट होल्डर
MNAs, MPAs, ممبر پارلیمنٹیرین، سینیٹر، سب سے رائے لی جاتی ہے اور ہمارا آپس میں مختلف. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر بندے کی رائے ایک ہو؟ ٹھیک ہے. ہر چیز کو، مسئلے کو حل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک آخری بات بتا رہا ہوں، آخری بات آپ کے سوال سے ریلیٹڈ. میاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں. تمام فیصلے جو ہیں وہ تمام سے مشاورت کرتے ہیں، لیکن پھر اس مشاورت کے بعد سوچ سمجھ کے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ تمام قیادت کو قابل قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علی گڑھ صاحب یہی بات لے کر مظہر عباس صاحب سینئر تحصیل کار انہوں نے جوائن کیا ہے، ان سے ہم یہی بات کریں گے. مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کے تحت اختلاف رائے ہے، تمام تر اراکین اور رہنماؤں کی تجاویز ہیں، لیکن نظریہ اور جو پولیٹیکل لائن ہے وہ صرف وہی ہوگی جو نواز شریف صاحب کی ہوگی، اور کلیئر ہے نظریہ مسلم لیگ نواز کا؟ دیکھیے جو آخری بات ہے اس کو چھوڑ کے، کیونکہ کلیئر اگر ہوتا تو بہت سی چیزیں مختلف ہوتی ہیں. کلیئر تو نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. اگر کلیئرٹی ہوتی تو شاید ایک وقت تھا کہ میاں صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، وہ 2/3 میجورٹی بھی وہ اپنی نہیں بچا پائے. ایک وقت تھا جب پوری سپریم کورٹ نے ان کی حکومت بحال کر دی تھی، لیکن پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو نظریے میں تو کلیئرٹی نہیں ہے، کنفیوژن ہے. اور دونوں کی یہ بات ٹھیک ہے کہ فائنل ورڈ بھی، اور مسلم لیگ نون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کا مطلب نواز شریف ہے. یہ کوئی ایک، میں اس کو جمہوری رویہ تو نہیں کہوں گا، لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب فائنل ڈیسیجن کرتے ہیں اور وہ ڈیسیجن پریویل کرتا ہے. شہباز شریف صاحب ان کے جو پورا ان کا نظریہ ہے، شہباز شریف صاحب کو اس سے اختلاف ہے، لیکن وہ اسے فالو کرتے ہیں جو نواز شریف کہتے ہیں. اختلاف اس حد تک ہے کہ اب اگر جس دن فیصلہ یہ ہوگا PDM کا کہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا جائے گا، اور اگر وہ استعفوں تک بات آتی ہے، جو کہ اب نہیں لگتا مجھے کہ لانگ مارچ کی بھی بات آئے گی، تو بنیادی طور پہ PDM جو ہے اب صرف جلسے جلوس کرے گی، اور باقی سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. پارلیمنٹ کے اندر جو سیاست ہوگی وہ شہباز شریف کریں گے. لیکن اگین جب بھی کوئی میجر پالیسی ڈیسیجن ہوگا تو وہ نواز شریف کریں گے. یہ تو ہے مسلم لیگ کی بنیادی پالیٹکس جو رہی ہے. لیکن کیا یہ پالیٹکس درست ہو رہی ہے، اس پہ دو رائے. دیکھیے مزاحمتی سیاست کہنا بہت آسان ہوتا ہے، مزاحمتی سیاست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دشوار راستہ ہوتا ہے مزاحمتی سیاست کا. اور 2 مرتبہ میاں نواز شریف سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے مزاحمتی سیاست کا نام دیا، اور پھر وہ بہت ہی عجیب و غریب انداز میں ملک سے چلے جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اس کا بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ 2000 میں جاوید ہاشمی نے بوجھ اٹھایا اس کا، اور ظاہر ہے انہیں 7 سال کی سزا ہوئی، 7 سال وہ جیل میں رہے. اب اس وقت جو باقی دیگر جو لیڈران ہیں ان کے وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مزاحمتی سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ اعلان کہیں کہ میں فلاں تاریخ کو پاکستان آ رہا ہوں، جس کو گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لے، جسے جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈال. یہ تو مزاحمتی رنگ ہوتا ہے. یہ تو وہ رنگ ہوتا ہے کہ جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں سیاست کے اندر. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جو اس کا ورکر ہے، کہیں نہ کہیں جو اس کی مقامی قیادت ہے وہ ضرور سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، میاں صاحب کو واپس آ کے لیڈ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ ان کا نقطہ نظر ہے، اس سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، سروکار نہیں ہے. لیکن مزاحمتی اور مفاہمتی سیاست بھی ایسی نہیں ہوتی جیسے شہباز شریف کر رہے ہیں. مفاہمتی سیاست میں وہ رنگ نہیں ہوتا کہ آپ مصلحت کر رہے ہیں کہ مفاہمت کر رہے ہیں. مصلحت پسندی کا شکار ہیں آپ، یا آپ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے. ٹھیک ہے، اب لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بھی ٹھیک ہے. کیا اس وقت اپوزیشن کی سیاست، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست مفاہمت کی ہے یا مزاحمت کی ہے؟ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے PDM میں واپسی کے کوئی راستے ہموار ہوں گے، یا پارلیمنٹ کے اندر وہ ہاتھ ملائیں گے نون لیگ سے یا نہیں؟ تمام امور پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम नाज़रीन, पीडीएम और अपोजिशन के मजबूरी तौर पर मामलात की बात हो रही है। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों अहबाब का भी बेहद शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शहला रजा साहब, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक जानिब नोटिस फाड़े जा रहे हैं, एक जानिब पीपल्स पार्टी को इमेच्योर कहा जा रहा है, फिर पीडीएम पर गवर्नमेंट का सहूलतकार होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फिर यह भी कि सियासत में हतमी तौर पर दरवाजे बंद नहीं होते। तो क्या पीपल्स पार्टी की वापसी का दरवाजा पीडीएम में अभी भी खुला है? बात यह है कि पीडीएम में दरवाज़ा किसको बनाने की ज़रूरत हुई, और पीपल्स पार्टी कोई मजबूर पार्टी नहीं है कि किसी दरवाजे को खटखटाए। और दूसरी बात यह है कि इमेच्योर जो मेरी पार्टी को कह रहे हैं, उसमें जितने दो मैच्योर हैं जब से वो पीडीएम में आए हैं, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में भी ग्रुपिंग हुई और मरियम साहिबा की पार्टी सबको नज़र आ रही है कि क्या सूरत हाल से दो चार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटैक्ट है, आगे बढ़ रही है, और उसको किसी से न जवाबदेह होने की ज़रूरत है और ना किसी की इजाज़त की ज़रूरत है। वो अपनी पॉलिटिक्स करना जानती है। हम तो समझे थे कि कल जो मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा कि लॉन्ग मार्च कब हो रही है और उसमें इस्तीफ़े कब आ रहे हैं, लेकिन ना लॉन्ग मार्च का पता चला ना इस्तीफ़ों का पता चला। उसके बाद सिर्फ यही अंदाज़ा हो सकता है कि दोनों को, JUI को भी और PMLN को सिंध में काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत का तीसरा साल है, चौथा शुरू हो रहा है। चौथा साल वैसे भी सब कहते हैं कि कैंपेन का होता है, तो अब ये सिंध में काम करें, अपने लिए कैंपेन चलाएं। अभी बदीन में JUI का कैंडिडेट था और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इत्तेहाद बना के पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। तो शहला रजा साहब हमारे साथ ही रहेगा। आपकी इस बात पर अली गौहर साहब से कमेंट ले लेते हैं, फिर सदाकत अली अब्बासी साहब से भी बात करूंगा। अली गौहर साहब, शहला रजा साहिबा और यकीनन ये सवाल दीगर हलकों से भी उठाया जा रहा है कि कल के इजलास के बाद तो कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाता, किसी धरने का ऐलान हो जाता, तो पता चलता पीडीएम अभी भी एहतजाजी सियासत पर यकीन रख रही है। बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान दिया है। देखिए, बात सुने, पीडीएम एक तहरीक का नाम है, और जहां तक शैला रजा साहिबा बात कर रही थी कि यकीनी तौर पर अगर हम अपोजिशन पार्टीज का जिक्र करें तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग मैनिफेस्टोज रखती हैं, अगरचे वो अपोजिशन में, और आपस में एक दूसरे से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं। और जनरल इलेक्शन में भी हमने एक दूसरे के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद आए। लेकिन अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर तो हम हाउस में तो इकट्ठे हैं, वहाँ पर तो इशूज़ पर इत्तफाक किया जा सकता है। लेकिन जो पीडीएम की तहरीक है, इसका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बहाली और पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी, और जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन चुराए जाते हैं, तो इन हालात में अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने तो फिर सरेंडर कर दिया और उस तहरीक के असल मकासद ही ख़त्म हो गए। तो पीपल्स पार्टी को हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो अपना अलग वजूद नहीं रखती। अगर वो हैं तो उनको 100% इख्तियार है कि वो अपनी जो है वो अपना। अली गौहर साहब हमारे साथ ही इस पर सदाकत अली अब्बासी साहब से जरा करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो किसी तहरीक में, अगर वो किसी तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर उस तहरीक के TOR पर अमल करना पड़ेगा, उस तहरीक के जो ओहदेदार हैं। ठीक है, अगर वो तहरीक का हिस्सा है तो फिर तहरीक के ही जो TORs और जो लाइमल है उसको फॉलो करना होगा। अली गौहर साहब साथ ही रहेगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, पहले जब पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल थी तो पीडीएम का एक जनरल नैरेटिव पार्लियामान की सियासत पर यकीन नहीं रखते थे। अब पार्लियामान के अंदर पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ है, पार्लियामान के बाहर वैसे भी पीडीएम हुकूमत के खिलाफ है, तो कोई खतरा है गवर्नमेंट को अब अपोजिशन से? साहब बहुत शुक्रिया और आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पीडीएम से हुकूमत को ख़तरा तो ये बहस नहीं बनती। पीडीएम से कितना ख़तरा है ये अब डिस्कस कर सकते हैं। अच्छी बात है, पार्लियामान से बाहर इन्होंने अपने बाजू चेक कर लिए, अपने कंधे चेक कर लिए, इन्होंने अपने मसल्स चेक कर लिए। अब ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं। देखें, इस वक्त हुकूमत ने परफॉर्म करना है, हमने इकॉनमी को ठीक करना था। माशाल्लाह सारी फैक्ट्स, सारे रिजल्ट, सारे इंडिकेटर्स ठीक आ रहे हैं। इनकी हमें ज़रूरत है सियासी मसाइल में। तो सबसे बड़ा मसला जो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन में धांधली ना हो,
بالکل ہم بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی الیکشن ہوا ہے، سندھ میں الیکشن ہوا ہے کراچی میں، تو پیپلز پارٹی نے نون پہ اور نون نے پیپلز پارٹی پہ دھاندلی کا الزام لگایا ہے. اس کا مطلب ہے دھاندلی واقعی بڑا ایشو ہے. آج یہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، کل ہم کر رہے تھے، آج ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دھاندلی کی ہے، کل ہم ان کو کہہ رہے تھے، پچھلے الیکشن میں ابھی جو 249 میں یہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے. تو اس لیے جو سیاسی لوگوں کا مسئلہ ہے، ہم سر جوڑ کے بیٹھیں، پارلیمان میں آئیں اور الیکٹرل ریفارم کریں. دوسرا مسئلہ ملک کا بڑا معیشت ہے، وہ تو ان کو خیر سمجھ ہی نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ تو دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن، دے آر پارٹ آف دا پرابلم. آج جس 2 سال میں پاکستان صداقت علی عباسی صاحب، پی ڈی ایم کے اندر جس پھوٹ کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں، اس طرح کی پھوٹ اور لڑائی تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے گھر کے اندر بھی ہے. جہانگیر ترین صاحب گروپ، پھر خان صاحب کے ساتھ یا پھر شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو تحفظات ہیں، پھر نذیر چوہان صاحب کے خلاف پرچہ درج کرا دیا. تو پی ٹی آئی کے تو اپنے معاملات بھی ذرا تھوڑے دیگرگوں ہیں. ساتھ لوگوں کو پیپلز پارٹی کے اور پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے جھگڑوں سے زیادہ یہ انٹرسٹ زیادہ ہے کہ ان کا آگے مستقبل کیا ہے. تو میں کیا یہ رہا تھا کہ پاکستان کے لوگوں نے جو 2.5-3 سال ان ظالموں کی حکومتوں کے اثرات سے گزارے ہیں، بجلی کے مہنگے منصوبے، مہنگی بجلی، گیس میں خسارے، مہنگی گیس، کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے، ہر چیز کے خساروں سے اس ملک کو نکلتا آج عمران خان صاحب نے ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈال دیا ہے. تو لوگوں کو یہ انٹرسٹ ہے کہ کب روزگار کھولیں گے، کب مہنگائی کی شرح کم ہوگی. تو لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے. لوگوں کا انٹرسٹ یہ کہ معاشی بہتری کے اثرات لوگوں کی عام زندگی تک کیسے پہنچے گے. مظہر عباس صاحب، کی بھی جو باتیں ہیں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے، جس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ساری اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں، اور جو پارلیمنٹ کے باہر پی ڈی ایم کی اپوزیشن ہے، دونوں میں سے افیکٹو زیادہ اپوزیشن کون سی رہے گی؟ جب الگ الگ اپوزیشن ہے تو افیکٹو ہو کیسے سکتی ہے؟ ایک ڈسٹرسٹ ہے. پارلیمنٹ میں آپ وقتی طور پہ کچھ کر لیں لیکن ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو اپوزیشن افیکٹو کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں سعادت عباسی کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو کیا ڈسکس اپوزیشن میں میں نے اپنی زندگی میں اس سے بدترین اپوزیشن نہیں دیکھی جہاں اس طرح کی لڑائی ہو اپوزیشن کی کہ جیسے آپ حکومت سے لڑ رہے ہو. یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو ایک صورتحال دیکھی ہے، ایک مہادارائی والی سچویشنز تو ہم نے دیکھی ہے ماضی میں، لیکن اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ آستینیں چڑھا کے گفتگو ہو، یہ تو پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس طرح کے بہت ماضی میں سیاسی اتحاد رہے ہیں، لیکن یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، اور اس میں دونوں ذمہ دار ہیں. یہ نہیں کہ صرف پی ایم ایل این ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے. جو کچھ ہوا اور اس کے ریزلٹس آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2.5 سال میں پوری اپوزیشن ایک افیکٹو موو نہیں کر سکی. یعنی میجورٹی ہوتے ہوئے بھی چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے آپ. اور ابھی بھی سینٹ کے الیکشن میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا. آپ چیئرمین کا الیکشن کس طریقے سے ہارے اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کس طریقے سے بنے. تو ایسی اپوزیشن ایون پارلیمنٹ کے اندر بھی مجھے لگتا نہیں ہے. آن پیپر تو ٹھیک ہے کہ جی اپوزیشن ایک ہے، ایک ساتھ موو کرے گی اور شاید کچھ چیزوں پہ اکٹھا بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جب دل کے اندر کدورتیں ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی چیلنج. گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہیں، اس کے لیے وہ پرابلمز حل کرتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اچھے ریزلٹس ملیں گے. خراب پرفارم کریں گے تو ان کو ریزلٹس خراب. ٹھیک ہے، یہی بات اپوزیشن سے پوچھ لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ، مظہر صاحب بھی اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ قدورتیں تو دل کے اندر ہیں جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے واضح ہوئی ہیں. تو بجٹ پر حکومت کے خلاف جب آواز اٹھانی ہے یا بجٹ پر اپوزیشن کرنی ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے پارلیمنٹ کے اندر یا پھر پیپلز پارٹی کا اپنا سٹانس ہوگا؟ اچھا، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی مختلف الخیال اگر پولیٹیکل پارٹیز پر اگر اپوزیشن مبنی ہو جو ایک دوسرے سے ہر سیٹ پہ ماضی میں الیکشن لڑے ہوں، جو ایک دوسرے کے بہت زیادہ خلاف رہے ہوں، تو وہ اس طرح یونائٹ نہیں ہو سکتے کہ ان کی قدورتیں ختم نہ ہوں. وہ منیمم ایجنڈا پر یونائٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کی کوشش کر کے چیئرمین نے پی ڈی ایم بنائی تھی.
लेकिन जब पीडीएम नहीं भी बनी थी तो जब चेयरमैन सेनेट का जो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मसला हुआ था तो उसके बाद तो नून लीग के बड़े जो हैं ख्वाजा आसिफ वगैरह की तरफ से वाज़ेह ये बात कही गई थी कि नून लीग के लोगों ने वोट नहीं दिए। तो नून लीग में फिर पंजाब में धड़े भी नज़र आए थे और हमें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो वोट पड़े लेकिन नून लीग की कैंडिडेट को दूसरी सीट पे वोट नहीं मिले। तो नून लीग में मसाइल हैं, उसको इंटरनली ठीक करने के बजाय आप हरदर्मी से दूसरे पार्टीज़ पे फैसले, दूसरी पार्टीज़ पे इल्ज़ाम लगा दें तो ये भी कोई शैला रज़ा साहब, इन मसाइल के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर नून लीग के साथ मिलकर ऑपोजिशन करेंगे आप? एक मिनट देखिए, ये इश्यूज पे है, हमारी बिल्कुल यही कोशिश होगी कि ये गवर्नमेंट जो अब तक कुछ परफॉर्म नहीं कर सकी और ना कर सकेगी, जो हमें कह रहे हैं कि इन्हें मईशत की समझ नहीं है, हमारे ही वज़ीर ख़जाना ले के बैठे। तीसरा वज़ीर ख़जाना सदाकत अब्बासी साहब नवीद कमर थे, उनको तो हम साइड में ही रखें ना अभी, तो वो हमें मईशत समझाने की बात कर रहे हैं जो एक ऐसी जीडीपी बता रहे हैं जिसमें सरमायाकारी जो है नेशनल अकाउंट्स कमेटी के हिसाब से 15.2% कम है। वो हमें बता रहे हैं कि माशी अशारी अच्छे हो गए, जो अपनी पॉलिसीज़ के जो इफ़ेक्ट हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही आवाम की ज़िंदगी पे, वो हमें बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी कर चुके हैं सब कुछ। तो इनकी बातें तो आप छोड़ दें। अली गौहर साहब, जो बात है वो ये है, आप ये बताइएगा कि ऑर्डिनेंस पे ये चल रहे हैं, एक मिनट, ऑर्डिनेंस पे ये चल रहे हैं, उनकी जो भी असेंबली में ये कुछ कर ही नहीं पाते। अगर ये कुछ करना चाहें तो उसमें वज़ीर आज़म नहीं आते, चाहे ख़ारजा पॉलिसी पे आप के तहत आप कश्मीर के लिए कुछ करना चाहें या फ़लस्तीन के लिए, उसमें वज़ीर आज़म नहीं आते। एक रेजोल्यूशन में कश्मीर की उन दफ़ात का जिक्र नहीं होता जिनकी। ठीक है शैला रज़ा साहब, इस पर ज़रा सदाकत अली अब्बासी साहब से उनका स्टांस ले लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत का इशू डिस्कस हो रहा है। सदाकत अली अब्बासी साहब, इससे पहले कि शैला रज़ा साहब वाली बात आपसे करें, लाइव कॉल्स खान साहब ने आज ली हैं और चौथी नशिस्त थी लाइव कॉल्स की, तो वो तो बड़ी तैयारी के साथ लाइव कॉल्स ले रहे थे क्योंकि जो भी कॉल आती थी, जिस भी इशू पर आवाम का सवाल होता था उस पर खान साहब के पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटेरियल मौजूद होता था। बड़ी तैयारी से उन्होंने आज लोगों की कॉल्स के जवाब दिए हैं। बातों की तो तैयारी की बात नहीं है। वजीर आज़म जब से वजीर आज़म बने हैं वो सुबह शाम जो है वो एक ही काम कर रहे हैं कि जो कुछ गन डाला था इस मुल्क में मईशत का, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें वज़ीर आज़म जब सवालों के जवाब देते हैं तो समझ आती है कि कोई आदमी है जो काम कर रहा है, जिसको मईशत का, एग्रीकल्चर का, फॉरेन पॉलिसी का, मुल्क के दीगर मसाइल का, इंडस्ट्री का, टूरिज्म का पता है, डायरेक्टली पता है। और लेकिन सदाकत अली साहब, तैयारी का आलम तो ये है कि जिस इशू पर भी सवाल किया जाता था खान साहब से, खान साहब के पास उस पर पूरा मटेरियल प्रिपेयर्ड मौजूद होता था। नहीं देखे ना, यहाँ तो लोग पर्चियां रख के बैठे होते थे, निगार ये कहते हैं कि सिवाय ऑपोजिशन को अदालतों तक पहुंचाने और नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के अलावा हुकूमत ने क्या। शैला रज़ा साहब, जरा सदाकत अली अब्बासी साहब को बात मुकम्मल करने से पहले मेरी बारी है। जी सदाकत अली अब्बासी साहब। जी मैं ये इनको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म से जो सवाल आता है उसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई इसलिए आता है कि वो सारा दिन मीटिंग्स करते हैं और हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं, तो उनको पाकिस्तान का फिक्र भी है, ना उनको कोई जाली अकाउंट्स की फिक्र है, ना उन्होंने पैसे अंदर से बाहर ट्रांसफर करने उसकी फिक्र है, ना उन्होंने कोई सुबह शाम वकीलों को तारीखें भुगतनी है। ये जाली अकाउंट्स का केस है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये अजीजिया मिल का केस है, ये सरे महल का केस है, ये चोरियों का केस है। वो वजीर आजम साहब के पास सिर्फ एक ही फिक्र है उनको कि मुल्क ठीक करना है, जबकि दूसरों को तो यही फिक्र है सदाकत अली अब्बासी साहब को ठीक करना है। लाइव कॉल से अवाम के मसाइल और अवाम तक जो मौशी इस्लाहात हैं उनके असरात जल्द पहुंच पाएंगे। फालूदा भी नहीं निकला फालूदे वाले के पास से, एजेंसी से रिपोर्ट आती है, वजीर आजम को MNA MPA से रिपोर्ट आती है, वजीर आजम को इदारों से रिपोर्ट आती है, लेकिन इसके बाद एक अच्छा जेस्चर है कि वजीर आजम कौम के सामने आते हैं, लोग उनको तनकीद भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, मसाइल भी बताते हैं, उनका हल भी होता है। ये कोई पूरे मुल्क का मसला नहीं हल होता,
लेकिन एक कम अज कम लोगों को एहसास है कि ये वाला वजीर आजम लंदन नहीं भाग जाएगा, ये वाला वजीर आजम दुबई नहीं भाग जाएगा। सदाकत अली अब्बासी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, पैसों का हिसाब क्या आप अपने अब्बासी साहब रिंग रोड की रिपोर्ट आई थी? एक सेकंड शैला, मुझे जरा मजहर अब्बास साहब से पूछने दीजिए। मजहर अब्बास साहब, रिंग रोड की रिपोर्ट आई थी, दवाओं में 14% इजाफा हुआ है, अभी रिपोर्ट आई थी। एक सेकंड शैला साहब, ये मैं सदाकत साहब से पूछूंगा। मजहर साहब, ये जो लाइव कॉल से आवाम के, क्या ये लाइव कॉल सुनने से जो मौशी इस्लाहात हैं उनके असरात आवाम तक आ सकते हैं, आवाम का स्टैंड ऑफ लिविंग बेहतर हो सकता है? आग ही लग जाती थी। जी मजहर साहब। नहीं, आप वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो मुझे आपका सवाल नहीं समझ। मजहर साहब, मैं सवाल आपसे ये कह रहा था कि वज़ीर आज़म साहब अवाम की लाइव कॉल्स रेगुलरली हर संडे को तकरीबन वो मैनेज करते हैं कि वो सुने, अवाम के मसाइल सुने, उन्हें जवाब दें। क्या जो मुआशी इस्लाहात का गवर्नमेंट दावा करती है, जिस ग्रोथ का दावा करती है, उसके असरात इन लाइव कॉल्स के थ्रू अवाम तक पहुँच सकेंगे? तो लाइव कॉल में खराबी क्या है? एक इंटरेक्टिव वो होता है, इसमें तो कोई भी खराबी नहीं। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब पूरी कचहरी किया करते थे। ज़ाहिर है आज सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है, लेकिन कभी भी आवाम से आप राब्ता रखना जो है बजाते खुद जो है वो एक कॉन्फिडेंस देता है, लोगों को भी कॉन्फिडेंस देता है, गवर्नमेंट को भी चीज़ों को बेहतर करने में मदद देता है अगर वो बेहतर करना चाहे। इसमें तो जाहिर है इससे कोई मुल्क में इनकलाब नहीं आ जाता, इससे कोई चीज़ें बेहतर होती, लेकिन आपको एक पल्स का पता चलता है, अवाम की पल्स का पता उसी, क्योंकि अक्सर जो वज़राए आज़म आते हैं उनका अवाम से राब्ता टूट जाता है। वो इंटेलिजेंस एजेंसी, वो IB की रिपोर्ट पे यकीन करते हैं। ज़्यादातर IB जो है वज़ीर आज़म के डायरेक्टली अंडर होती है, तो वज़ीर आज़म IB की रिपोर्ट्स पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हमेशा उसका काउंटर चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी कोई IBs या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो की रिपोर्ट्स पे आप मनोअन कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली करते हैं हमारे वज़ीर आज़म, इसी तरीके से वो रिलाय करते हैं। हमारे बहुत कम वज़ीर आज़म गुजरे हैं जो फाइल्स देखते हैं सारी। भुट्टो के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो फाइल्स न सिर्फ देखा करते थे बल्कि उसकी नोटिंग भी की, उसकी नोट्स भी अगर आप देखें पुराने ब्यूरोक्रेट्स को, अक्सर वज़ीर आज़म करते ये हैं या सदूर जो है हमारे यहाँ रहे हैं कि वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे देते हैं। 60-70 फाइल्स जो हैं वो परसेंट जो काम है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू हो जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि लोगों के जो सेंसिटिव फाइल्स हैं वो आप तक आ जाती हैं। मेरा ख्याल है हर फाइल को देखना चाहिए वज़ीर आज़म। ये जब कहा जाता है ना कि जी वज़ीर आज़म के पास और भी बहुत से काम हैं, यही काम होता है वज़ीर आज़म का कि आप फाइल्स देखें, आपको अंदाज़ा होता है कि वो फाइल्स में जो नोट्स हैं उस पर आप जब अपने रिमार्क्स लिखते हैं तो वो उसमें सीरियसनेस नज़र आती है। जब वो आपके भी हाफ पे कोई और लिखता है तो उससे उसकी संजीदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम्स रही हैं वज़ीर आज़म की। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल वो है, अगर देखें अब ये 1-1.5 साल है, इस 1-1.5 साल में अपोजिशन का भी टेस्ट है और गवर्नमेंट का भी टेस्ट है। अपोजिशन का टेस्ट ये कि वो ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स क्या दे रहे हैं, अपोजिशन का टेस्ट ये है कि वो किस हद तक अवाम के पास जाके वादे करते हैं। और क्योंकि अब जो तीनों पार्टियां हैं वो टेस्टेड पार्टियां हैं। एक पार्टी को अगले साल अगर अगले 1.5 साल में इलेक्शन होता है तो ये पार्टी भी अपने टेन्योर कंप्लीट कर लेगी। तो अब जो लोग देखेंगे PTI को, वो 2018 के पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे कि उससे पहले वो अनटेस्टेड थे। अब देखेंगे उनकी 5 साल की परफॉर्मेंस पर। इसी तरीके के ऑपोजिशन के 5 साल को देखेंगे कि ऑपोजिशन ने 5 साल क्या कारकर्दगी दिखाई अपनी और अब क्या प्रोग्राम दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों के लिए अब जो 1-1.5 साल है वो बहुत क्रूशल है। ठीक है, मतलब साहब ये आपका बड़ा वैल्यूएबल पॉइंट है और इस पॉइंट पर हम अपने मेहमानों से दीगर जो पैनल में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर साहब, ब्रेक के बाद इस सेगमेंट में आपसे गुफ्तगू का सिलसिला उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद 29 जुलाई को कराची में आप जा रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में। अब कराची पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीपल्स पार्टी का, जिसने कन्वीन किया था वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें PDM की बुनियाद रखी गई थी। तो क्या पीपल्स पार्टी को दावत देंगे 29 जुलाई के लिए कराची में?
देखें, गुजारिश ये है कि कराची से हम दोबारा ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में चलेगा, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च भी होगा, क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक आया और उस वजह से रमज़ान शरीफ भी था, जिस वजह से पीडीएम के कुछ फैसले जो हैं वो डिले हुए। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला पीडीएम की तहरीक चलेगी और इंशाअल्लाह अपने टारगेट्स और नताइज को ज़रूर अचीव करेगी। जहाँ तक शैला रज़ा फरमा रही थी, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगा कि जो इन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो मैं उस वक्त भी एजेंट खड़ा हुआ था उस पूरे इलेक्शन में, मुस्लिम लीग नून ने वोट दिए, मुस्लिम लीग नून की सीट्स पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हैं, और ये हमने कोशिश की थी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बने थे, और हमारे जो सेनेटर थी उसको 5 या 4 वोट इसलिए कम पड़े कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने हमारी कैंडिडेट को वोट नहीं किए इस वजह से। और जो आपने देखा कि सेनेट का इलेक्शन था जिसमें मतलब है कि वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई थी। ये भी शैला रज़ा साहिबा को ऐसी बातें सोच समझ के करनी चाहिए। वो तो एक रोज़े रोशन की तरह आयां बात है कि जरदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त भी तावन किया और अपने चंद खास लोगों को कह दिया कि आप अदम एतमाद के वोट ना दें। लेकिन इन तमाम के बातों के बावजूद मैं शैला रज़ा साहिबा से ये गुजारिश करूंगा कि आप इनके इश्यूज को डिस्कस करने की बजाय आगे बढ़ें। आपकी सिंध में हुकूमत है, वाहिद नून लीग ऐसी है और मौलाना साहब की पार्टी ऐसी है कि जिनके किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लिहाजा हमें किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन करने की जरूरत नहीं। ये मसले मसाइल जो हैं ये पीपल्स पार्टी के हैं। शैला रज़ा साहिबा, एस्टेब्लिशमेंट का कितना तावन करना है, इल्जामात तो दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे पर लग रहे हैं। नहीं, मेरी एक गुजारिश, मेरी आखिर में ताकत अब्बासी साहब ने कहा इशारिये दुरुस्त हो रहे हैं, कतई तौर पर इशारिये, अगर इशारिये दुरुस्त नहीं हो रहे, इस वक्त सिर्फ इमरान खान और उसकी एटीएम की जेबें दुरुस्त हो रही हैं। आपने देखा कि जुल्फी बुखारी ने अली गौर साहब आपको पॉइंट आ गया है। शैला रज़ा साहिबा से बात करके फिर सदाकत अली अब्बासी साहब से इसी पॉइंट पे बात करूंगा। शैला रज़ा साहिबा, सारे इल्जामात के बाद पीपल्स पार्टी तो हिस्सा नहीं है पीडीएम का, तो पीडीएम का मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? क्या जो रोड मैप दिया गया है पीडीएम की जानिब से जुलाई में, और ज़ाहिर 14 अगस्त को इस्लामाबाद में भी आएंगे, अहदाफ हासिल कर पाएंगे मतलूबा? जितने लंबे लंबे इनके प्लान हैं वो आपको नज़र ही आ रहे हैं। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने ही कहा था कि ये जो 14 लोग थे ये सारे हमारे ही थे, तो अब या तो वो सही है ये गलत। और अगर आपको हमारे ऊपर एतमाद नहीं था तो फिर आपने तो उस वक्त ये कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी पे नून लीग का टिकट जो है वो चला है, तो नून लीग का टिकट उधर क्यों नहीं चला? खामखा किसी पे इल्ज़ाम रख देने से इस तरह बात नहीं बनती। हम लाड़काना में भी JUI से इलेक्शन लड़ते, हमें प्लेट में रख के कभी इलेक्शन नहीं मिला कि हम रात के 9 बजे अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान करते। हम हर जगह पे इलेक्शन लड़ते हैं और इत्तफाक ये है कि हमारे मुकाबले में GDA के साथ हर पार्टी मिल के हमारे ख़िलाफ़ सिंध में इलेक्शन लड़ती है। तो सारे जो लोगों के नज़रियात हैं ना वहाँ पे बदल जाते हैं, और एक दफ़ा फिर 9 पार्टीज़ जो हैं वो हैं इकट्ठी और पीपल्स पार्टी है। मैं समझती हूँ कि इनको मेहनत करनी चाहिए। कराची से अगर ये आगाज़ कर रहे हैं मैंने मोस्ट वेलकम करते, क्योंकि JUI की और PMLN की 2018 में भी वहाँ कोई सीट नहीं थी। तो शैला रज़ा साहब, इस सारी सूरत हाल में पीडीएम कुछ कर पाएगी क्या? क्योंकि आप ही के पुराने साथी हैं सब। पिछले मैं एक और बात भी इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि बजट जो था पिछले साल का, ज़रा उसमें उठा के देखें कि जिस दिन बजट पास होना था नून लीग के कितनी अहम शख्सियात जो थीं वो उस दिन नहीं आई थी। तो हमारा काम है कि हुकूमत जो काम कर रही है वो अगर गलत है तो हम उस पर ज़रूर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सदाकत अब्बासी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, उन्होंने इस पे कोई तबसरा नहीं फरमाया कि 15% दवाओं की कीमत उन्होंने फिर बढ़ा दी। 4 पावर हाउस आपके काम नहीं कर रहे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। जिस जामशोरो पावर हाउस में कोयले पे बिजली बन रही है, वहाँ जो नेशनल ग्रिड की बिजली है वो नहीं बन रही। क्या ये सारी बातें वज़ीर आज़म को कोई बता रहा है? क्या किसी ने वज़ीर आज़म को ये अच्छी तरह? ठीक है शैला साहब, सदाकत अली अब्बासी से पूछ लेते हैं, ये किस कदर यही जो आप सवाल कर रही हैं,
یہ صداقت علی عباسی صاحب سے پوچھ بھی لیتے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب, کیا واقعی یہ ساری صورتحال خان صاحب کو بتائی جا رہی ہے؟ کمشنر راول پنڈی جو ہیں جی شیلا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. صداقت علی عباسی صاحب بلا احتساب, بلا تفریق احتساب ہے, سب کا احتساب ہونا ہے. زلفی بخاری صاحب کو لگا کہ ان کا نام آیا ہے رنگ روڈ اسکینڈل میں تو انہوں نے استعفیٰ دیا, جو کہ بہت خوشائن بات تھی کہ جب تک کلیئر نہیں ہوں گے تب تک استعفیٰ ان کا قابل رہے گا. لیکن نام کلیئر ہونے سے پہلے وہ بیرون ملک بھی چلے گئے, تو احتساب کیا بلا تفریق ہو رہا ہے سب کا؟ جہانگیر ترین کو این آر او دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بجلی والی بات جب پیپلز پارٹی اور نون والا کرتا ہے تو بڑا غصہ آ جاتا ہے. شیلا صاحب اب اس طرح صداقت علی عباسی صاحب کو جواب دینے دیجیے گا. اب ان سے کہیں, دیکھیں انہیں کہیں کم از کم ایک مہذب طریقہ رکھیں, جتنی دیر یہ بات کرتے رہے میں نہیں بولتا. جی صداقت علی عباسی صاحب بولیے گا, وہ صرف آپ کی آواز نہیں آ رہی. لیکن جب میں بولتا ہوں درمیان میں جی, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب بجلی کی بات کرتی ہے, یقین مانے خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. آج بھی مظہر عباس صاحب یہ 38,000 میگا واٹ کے ہم بجلی کے کیپیسٹی پہ پیمنٹ کر رہے ہیں, جبکہ 22-23,000 کی بجلی میکسیمم ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہے. اور اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ اگر کیا گیا ہے تو وہ بجلی کے نام پہ کیا گیا ہے. پچھلے 40 سال میں یہ حکومت رہی ہے, مجھے کسی ایک ڈیم کا نام بتا دیں جو انہوں نے کوئی ڈیم بنایا ہو جس سے قدرتی پانی سے بجلی بن سکے. تو بہرحال آپ مہربانی کریں بجلی کے بارے میں نہ ہی بات کریں. یہ بجلی جو آج ہم مہنگی خرید رہے ہیں اسی کے پیچھے سارے محل اور یہ لنڈن میں اتنا پانی نہیں ہے کہ ڈیم بنے. کانسٹیٹیوشن پڑھے, بالکل اریگیشن کی جو فل رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے ملک میں اتنا پانی نہیں ہے کہ ڈیم بنے. جی صداقت علی عباسی صاحب اپنی بات کو مکمل کیجیے. تھوڑی سی صبر کر لیں. جب آپ مہذب طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتی ہیں تو میں سنتا ہوں, اس طرح درمیان میں اگر آپ کی میں چاں کروں گا تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, اور آپ میری باتوں میں چاں کرتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی نا. تو شیلا صاحب ذرا صداقت علی عباسی صاحب کو جواب مکمل کرنے دیجیے. جی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے احتساب کا سوال کیا, بالکل احتساب ہمارے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. شاید یہ پہلی حکومت ہے جس کے دور میں کمیٹی اور کمیشنز بنے, جن کے دور میں فورنزک آڈٹ ہوئے, جن کے دور میں وزراء کے نام آئے, لوگوں کو ریزائن کروائے گئے, لوگوں کو منسٹری سے ہٹایا گیا, لوگ گرفتار ہوئے. اس سے پہلے تو یہ سارے مافیاز یہاں موجود تھے. اور مافیاز کیا, 2 پولیٹیکل پارٹی کے جو سربراہ تھے وہ چینی مافیا کا بڑا حصہ ان کے پاس تھا. تو کبھی کوئی کمیشن نہیں بنا, کبھی کوئی کمیٹی نہیں بنی, کبھی کوئی رپورٹ نہیں ہوا. لیکن صداقت علی عباسی صاحب آپ کی اسی بات سے, اس سے پہلے کہ آپ اپنی اگلی بات مکمل کریں, اسی بات سے یہ سوال بھی لے لیجئے گا کہ بلا تفریق احتساب اپنے لوگوں کا, تو جو جن اپنے لوگوں کا نام انکوائری رپورٹس میں آتا ہے ان کے دوستوں سے وزیراعظم صاحب ملتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ احتساب بلا تفریق ہوگا, جبکہ وزیراعظم صاحب کو کیا ملنا چاہیے ان لوگوں سے جن کی تحقیقات چل رہی ہیں, عدالت میں جن کی پیشیاں بھی چل رہی ہیں. ساتھ مجھے پورا جواب دینے دیں, پھر آپ آرام سے جو بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. پہلے آپ نے زلفی بخاری کی بات کی, تو زلفی بخاری نہ سزا یافتہ ہے, نہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے, نہ کوئی رپورٹ ہے, نہ کوئی کیس ہے. اگر آپ کو باہر جانے کا کوئی غصہ ہے تو اس کا غصہ کریں جو یہاں سے عدالتوں کو مطلوب ہے. 3 عدالتوں نے ان کو سزا یافتہ قرار دیا ہے, بیماری کا بہانہ کر کے گئے ہیں, ایک جگہ مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, ان کی بات کریں. زلفی بیچارے پہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے, ایسے ہی آپ نے پکڑا ہوا ہے. دوسرا جو سوال قبول کیوں کیا, ذرا مجھے ریپیٹ کر دیں, سوال کیا تھا؟ صداقت عباسی صاحب آپ کی حکومت ہے, ان کے خلاف نہیں استعفیٰ تو دیکھیں نا, ہر یہ تو دیکھیں نا, آپ کو یہاں پہ عادت ہے ایک بندے کا نام کیس میں ہے, ایک بندے کا نام. ٹھیک ہے علی گوہر صاحب, صداقت علی عباسی صاحب, مجھے یہاں پہ مظہر صاحب سے بھی ان کا تجزیہ ہے. مظہر عباسی صاحب, یہ ساری گفتگو کی روشنی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو احتساب ہو رہا ہے وہ واقعی بلا تفریق ہے اور کوئی بھی پارٹی کا شخص, خاص طور پہ گورنمنٹ کا, وہ اس احتساب کے نام پہ کوئی انڈیو لیوریج نہیں لے رہا؟ مظہر صاحب دیکھیے, احتساب اکاؤنٹیبلٹی پہ تو بہت بڑا سوال ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس پہ ظاہر وقت نہیں ہے آپ کے پاس اس پر بحث کی جا سکتی ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے. اس گورنمنٹ کا ایک بڑا فیلئر جو ہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکی. اس نے جو پرومسز, 3 بڑی پرومسز کی تھی عمران خان نے 2018 میں, جوڈیشل ریفارم کی, سول ریفارمز کی اور پولیس ریفارمز کی. تینوں میں سے کچھ نہیں ہو سکا اب تک. اب اگلے 1.5 سال میں کیا ہوتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ ریفارمز جو
प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट की ये रही कि इसने गवर्नमेंट आने से पहले दावे ये किए कि उन्होंने सारी तैयारी की हुई है, लेकिन पता ये चला कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि इस गवर्नमेंट 3 साल अपने पूरे कर लिए, इसने ज़ाहिर लास्ट ईयर इलेक्शन ईयर होता है, 6 महीने बाद 3 महीने बाद इंटरम सेटअप आ जाता है, तो 1.5 साल हैं बाकी मांदा इनकी परफॉर्मेंस की। और एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन चलती रहती हैं इस मुल्क में, इशारिये अपने अपने दावे होते हैं, इशारिये और इशारों पे ही चलती है पाकिस्तान की सियासत, और यही प्रॉब्लम रहा है उसमें। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून अपने दावे कर रही है, पीपल्स पार्टी अपने दावे कर रही है, लोग किसकी बात सुनेंगे ये इम्पोर्टेंट है। इन तीनों जमातों से मेरी दरख्वास्त सिर्फ एक है कि हम दावे बहुत करते हैं, हम प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने की तरफ अब तक नहीं गए हैं जी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। आपको जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो हमारे सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जब हम हुकूमत में आते हैं तो हम बिल्कुल उससे उलट करते हैं जो हम ऑपोजिशन में दावे करते हैं। ठीक है, यही अलमिया है कि जब हुकूमत में आते हैं तो प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ फोकस नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, शहला रजा साहिबा, अली गौहर साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।